Assalamu alaikum. This is session number 15 for the series of Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491. I am Usman bin Saif. In the previous sessions, we had already covered the section 1 and section 2 of our course. And in this session, we will start with the section number 3 of our course. Section 3 is about data analysis and presentation. These are the topics that we are going to study. These are the main areas and topics that we are going to study in this section. First is editing and coding of data, preparation of data, tabulation, graphic presentation, cross-tabulation, testing of hypothesis, type 1 and type 2 errors, one-tail and two-tail test of significance, test of association, simple linear regression, research report writing, case review and analysis. पिछले हमने सेक्शंस जो थे, सेक्शन नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा था रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. उसके अलावा फिर हमने डिटेल में देखा था, हमने बेसिक यूनिट सारे देखे थे कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज थ्योरी कैसे जनरेट होती है, थ्योरी लॉ कब बनती है और इसका प्रोसेस क्या होता है, फिर रिसर्च के प्रोसेसेस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के क्या होने चाहिए. फिर हमने देखा था कि रिसर्च में एरर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ एरर्स आते हैं. और उसके अलावा हमने रिसर्च प्रोसेस जब पढ़ा था तो हमने उसको देखा था स्टेप बाय स्टेप. एक अच्छे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कौन से ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन नंबर 2 में कि डाटा क्या होता है, डाटा कहाँ से आता है, डाटा के तरीके क्या हैं डाटा एक्वायर करने के, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चनायर्स कैसे बनते हैं, क्वेश्चनायर्स का फिर हमने देखा कि क्वेश्चनायर जब हम डेवलप करते हैं तो व्हाट आर द मेजरमेंट टेक्निक्स, फिर मेजरमेंट जब टेक्निक्स हम एम्प्लॉय करते हैं तो हम उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं, फिर हम उनसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो इस सारे प्रोसेस में आते हैं, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है. अब हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया. आज हम सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डाटा. प्रिपरेशन ऑफ डाटा से क्या मुराद है? प्रिपरेशन ऑफ डाटा से मुराद है वो प्रोसीजर जिसमें डाटा एक्वायर करने से लेके डाटा एंट्री, उसके अलावा डाटा एंट्री के तरीके, उसमें एरर्स हम देखेंगे. फिर हम डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो डाटा एंट्री हो जाती है. डाटा एंट्री के बाद हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसकी कोडिंग कैसे होती है. फिर कोडिंग के बाद हम देखते हैं कि उसकी जब हम उसे रिफाइन कैसे करते हैं, डाटा क्लेंजिंग क्या होती है. फिर हम देखेंगे कि डाटा एनालिसिस कैसे होता है. एनालिसिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो इन जर्नल हम बिजनेस रिसर्च में अप्लाई करते हैं. हम काइस के टेस्ट लगाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, और इस तरह के यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की जो हम अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं. और इन सारे टेस्ट को हम जर्नली देखेंगे और इसके अंदर फिर कुछ टेस्ट हम इन डेप्थ भी देखेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे, बाय एग्जांपल भी देखेंगे. उसमें हम ये भी देखेंगे कि उसके टेक्निक क्या है, उसके स्टडी की में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हम अपनी रियल रिसर्च में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. और ये सारी बातें हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 में जब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. Let's start the section number 3. Data preparation.
डेटा प्रिपरेशन क्या होती है? डेटा तैयार करना। डेटा कैसे तैयार होता है? आपने एक सर्वे कराया, इंस्ट्रूमेंट था, क्वेश्चन था, आपने वो फिल करा लिया। अब क्वेश्चन जो फिल हुआ हुआ है वो इन इटसेल्फ एक आपका प्राइमरी डाटा तो है, लेकिन जब तक उस डाटा को हम गैदर करके उससे हम कोई रिजल्ट नहीं हासिल कर लेते, हमारे लिए इट इज़ ऑफ नो यूज़। हम इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उसके ऊपर अपना परसेप्शन या अपना एक व्यू पॉइंट या वो हम उसको जज तो नहीं कर सकते अनलेस कि हम 20 क्वेश्चन के सेम क्वेश्चंस का हम डाटा देखें कि अच्छा इतने लोग हैं वो ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं। फिर हमने इस सेक्शन नंबर 3 में एक चीज़ और हमने जो करनी है वो ये, डाटा एनालिसिस जब कर लेते हैं तो उसके बाद हम प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमने अभी डाटा प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला स्टेप क्या है? डाटा कलेक्शन प्रोसेस। ना डाटा कलेक्शन प्रोसेस, डाटा कलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? चेकिंग द क्वेश्चनर्स आ गए, उनको आपने चेक करना है। किस चीज़ के लिए चेक करना है? कंसिस्टेंसी चेक करनी है। आपने देखना है क्वेश्चनर सही फिल हुए में, सही फिल हुए नहीं हुए में, कुछ सेक्शन छोड़ तो नहीं दिया, कोई सेक्शन गलत तो नहीं फिल किया हुआ। ये सारी बातें अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। एडिटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ इलिजिबल, इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट, एम्बिगुअस और अनसेटिस्फैक्टरी डाटा, रिस्पॉन्स डाटा। हम क्वेश्चनर क्यों चेक करते हैं? ताकि हम जो गलत सवाल हैं, एम्बिगुअस रिस्पॉन्सेज हैं, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज हैं, उनको या तो ठीक कर सकें या उसको डिस्कार्ड कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या थी? कोडिंग, डाटा क्लीनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज, स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पे हम क्या करते हैं? डाटा एंट्री एक दफ़ा जब कर लेते हैं, कोडिंग हो जाती है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। एक उसकी एनालिसिस स्ट्रैटेजी हमने पहले से सोची भी होती है। जब हम अपना रिसर्च डिज़ाइन कर रहे थे उस वक्त हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि हम इस तरह की ये रिसर्च करेंगे, उसमें इस तरह का एनालिसिस यूज़ करेंगे। The entire process is guided by a preliminary plan of data analysis that was formulated in the research design phase. वही बात जो प्रिपरेशन का कंप्लीट प्रोसेस है, ये ऑलरेडी हमने अपना रिसर्च डिज़ाइन फेज में डिस्कस कर लिया, हमने मेंशन कर चुके होते हैं, हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने रिसर्च कैसे करनी, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी, कौन सा एनालिसिस करना है। लेट्स सी एन एग्जांपल, एक हम केस स्टडी देखते हैं डाटा प्रिपरेशन पे। In the department store project, the data were obtained through in-home personal interviews. The supervisors edited the questionnaires as the interviews turned them in. The questionnaires were checked for incomplete, inconsistent, and ambiguous responses. Questionnaires with unsatisfactory responses were returned to the field, and interviewers were asked to recontact the respondents to obtain the required information. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम जब देखते हैं कि रिस्पॉन्सेज एम्बिगुअस हैं, उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, इनकम्प्लीट है, तो हम वो क्वेश्चनर वापस फील्ड में भेज देते हैं अपने एनुमरेटर्स को, जो इंटरव्यू कर रहे थे, इंटरव्यूअर्स को भेज देते हैं कि ये जिस बंदे से ये जवाब लिया है, रिस्पॉन्स जिस इंडिविजुअल ने दिया, आप दोबारा उसके पास जाएं और यही सवाल उससे पूछें, उससे एक सवाल कंप्लीट करा के दें। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे एक फील्ड में एक सर्वे हो रहा है, जैसे जैसे सर्वे होता जाता है, जो जो क्वेश्चनर्स फिल होते जाते हैं, वो साथ साथ उनकी एंट्री या साथ साथ वो चेक भी होते जाने चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चनर का रिस्पांस ठीक नहीं है, उसमें कहीं इनकम्प्लीट है, तो वो वापस अगले दिन हम भेज सकें उस रिस्पोंडेंट के पास उसे ठीक कराने के लिए। 9 questionnaires were discarded because the proportion of unsatisfactory response was large. This resulted in a final sample of 271. अब क्या कहता है?
280 सैंपल था, लेकिन 9 क्वेश्चनर्स जो थे वो गलत थे, तो हमने उनको डिस्कार्ड कर दिया, तो सैंपल साइज क्या हुआ, कम हो गया, 271 रह गया। फिर अ कोड बुक वॉज डेवलप्ड फॉर कोडिंग द क्वेश्चनर्स, एक कोड बुक डेवलप करते हैं क्वेश्चनर्स की कोडिंग के लिए। कोडिंग वॉज रिलेटिवली सिंपल बिकॉज देयर वाज नो ओपन एंडेड क्वेश्चंस। द डेटा वर ट्रांसक्राइब्ड ऑनटू अ कंप्यूटर टेप वाया की पंचिंग। की पंचिंग क्या होती है, डेटा एंट्री। अबाउट 25% ऑफ द डेटा वर वेरीफाइड फॉर की पंचिंग एरर्स। की पंचिंग की डेटा एंट्री की वजह से जो हमारा डेटा में गलती आई वो 25% थी। The data were cleaned by identifying out of range and logically inconsistent responses. डेटा की क्लीनिंग हम कैसे करते हैं, ये भी पूरे प्रोसेस सारा हम इस केस स्टडी को एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम सारे इन टर्म्स को पढ़ेंगे और देखेंगे इनका क्या मतलब है, कैसे यूज़ होती हैं। डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, लॉजिकली इनकंसिस्टेंट कोई रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लॉजिकली यू थिंक कि हाँ ये गलती कर रहा है, ये गलत ये जवाब दे रहा है। कैसे हमें लॉजिकली पता चलता है कि एक क्वेश्चनर में शुरू में उसने कुछ कहा, एंड पे कुछ कहा। शुरू में उसने कहा कि जी मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ, इतनी मेरे पास दौलत है। आगे जाके कहता है एक सवाल में कि जी बिजली का बिल बहुत आता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों रिस्पॉन्सेज आपस में मैच नहीं करती, देयर इनकंसिस्टेंट। ऑलराइट, most of the rating information was obtained using 6-point scales, so responses of 0, 7 and 8 were considered out of range and a code of 9 was assigned to missing responses. क्या कहता है, हमने जितने भी स्केल्स यूज किए थे, हमने हो सकता है लिकर्ट स्केल यूज किया, जिसपे हम क्या करते हैं, लिकर्ट स्केल हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में, जिसमें हम कोडिंग कर लेते हैं कि जी वेरी स्ट्रॉन्ग को हम 1 कहेंगे, वेरी वीक को हम 6 कहेंगे। अब अगर हम रिस्पॉन्स आ जाता है 7, तो उसका मतलब वो तो हमारी रेंज में फॉल ही नहीं करता, तो इसका मतलब उसने गलत रिस्पॉन्स दे दिया है, 8 गलत दे दिए। इसी तरह अगर उसने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है तो फिर हम 9 एंड डाटा एंट्री में उसको 9 कर लेते हैं। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। डाटा एंट्री में हम जैसे क्वेश्चनर है उस पर पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, उसका 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अब अगर जब डाटा एंट्री करनी है, हमने किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पे हमने एंट्री करनी है, उस पर हम हाँ या ना का तो हम जितने हो सकता है 50 लोग कहें हाँ, 10 लोग कहें ना। अब उन 50 का और 10 का हम एनालिसिस नहीं कर सकते अनलेस कि उसे हम ट्रांसक्राइब करें, कोडिंग करें, उसकी ट्रांसफॉर्म करें। हाँ की रिस्पांस को हम कहें कि जी अगर येस है तो येस मीन्स 1, नो मीन्स 2, तो हम 1, 2 की शेप में उसे कोडिंग करते हैं। अब हम अगर उसमें देखें कि कोई ऐसी फिगर जैसे 9 वाज असाइंड टू मिसिंग रिस्पांस, कोड तो वहाँ पे हमने 6 तक दिए हुए थे, 9 अगर आ गया तो उसका मतलब है कि या उसने फेल ही नहीं किया तो हम उसे असाइन कर देंगे जी 9। Any missing responses were treated by case-wise deletion in which respondents were with any missing values were dropped from the analysis. Case-wise deletion was selected because the number of cases responded with missing values was small and the sample size was sufficiently large. In statistically adjusting the data, dummy variables were created for categorical variables. New variables that were composite of original variables were also created. For example, the familiarity ratings of the 10 department store were summed to create a familiarity index. Finally, a data analysis strategy was developed. Now, we'll again continue to our data preparation process. हमने पिछली स्लाइड पे एक केस स्टडी देखी थी
डिपार्टमेंटल स्टोर की, और उसमें केस स्टडी में बहुत सारी बातें उसने डिस्कस की, कोडिंग कैसे होती है। वो केस स्टडी शुरू में डिस्कस करने का मकसद ये था कि टू गिव यू एन आइडिया कि हमने इस सेक्शन में, आज के इस सेशन में हमने को क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, उनके क्या क्या मतलब हैं। हम इनको अब इन डिटेल एक एक चीज़ को डिस्कस देखेंगे। हम अपने पहले कंटिन्यू करते हैं डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस को। डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस शुड बिगिन एज सून एज द फर्स्ट बैच ऑफ क्वेश्चनर्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड विद द फील्ड वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, फील्ड वर्क हो रहा है और साथ साथ क्वेश्चनर्स जो फिल होते जाते हैं वो भेजते जाते हैं फॉर डाटा एंट्री, ताकि हमें पता चलता रहता है क्वेश्चनर में कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है। एक तो टेस्टिंग हो जाती है क्वेश्चनर की, उसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई उसमें और फ्लॉ है या प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे, तो हम क्योंकि फील्ड में अगर टीम काम कर रही होगी हम उन्हें वापस भेज सकेंगे और दोबारा रीफिल करा सकेंगे। एक दफ़ा सारे के सारे क्वेश्चनर्स आ गए, फील्ड हमने वो ख़त्म कर दिया, फिर वापस जाकर रिस्पॉन्डेंट से दोबारा उसका रिस्पॉन्स लेना बड़ा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एज मॉनिटरी बर्डन भी है। Thus, if any problems are detected, the field work can be modified to incorporate corrective action. कोई अगर क्वेश्चनर में हमें गलती नज़र आती है या और कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है हमें इस प्रोसेस में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इमीडिएटली अपनी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं फील्ड में कि ये सवाल था, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ठीक कर लें, इसका मतलब ये नहीं ये कर लें। अब रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे पास, तो सबका रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है, जबकि इस क्वेश्चन का मतलब या इसका थीम इस तरह था, तो हम उनको बता सकते हैं कि जी आप इसको चेंज कर दें, वो ऐसे कर लें, इसका असल में मतलब ये है। द डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखें, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देखेंगे डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस की, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिलिमिनरी प्लान, प्रिपेयरिंग अ प्रिलिमिनरी प्लान फॉर डाटा एनालिसिस। हम पहले एक प्लान बनाते हैं जो कि हमारा पार्ट होता है रिसर्च डिज़ाइन का भी। फिर हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चनर्स फेल हो जाते हैं तो क्वेश्चनर्स की हम चेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, कोडिंग होती है, ट्रांसक्राइबिंग होती है, डाटा क्लीनिंग होती है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिकली हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए, एक टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमने कौन सी टेक्निक, ऑल्दो कि हम पहले भी अपने रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन कर चुके होते हैं हम ये टेक्निक हम एम्प्लॉय करेंगे, हम इस तरह का डाटा हमें चाहिए, इस तरह का डाटा हम एक्वायर करेंगे, फिर ये टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। इस स्टेज के ऊपर हम आके फिर दोबारा से एक दफ़ा कंसिडर करते हैं कि आया ये टेक्निक हम एम्प्लॉय करें तो इसका रिजल्ट्स जो हैं सिग्निफिकेंट आएंगे या इनसिग्निफिकेंट होंगे। डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग क्या होती है, हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। द बर्कवे एक कंपनी है। According to Damon Jones, Office Manager Data Acquisition and Processing, Burke Incorporation, completed questionnaires from the field often have many small errors because of the inconsistent quality of interviewing. For example, qualifying responses are not circled or skip patterns are not followed accurately. क्या कहता है? Qualifying responses are not circled. Responses रिस्पॉन्डेंट ने क्या किया प्रॉपरली, या तो सर्कल नहीं किया, उस पर डॉट लगा दिया, ये डॉट भी नहीं लगाया, साइड पे कहीं लगा दिया, या हम उसको उसने फिल ही नहीं किया, छोड़ दिया। These small errors can be costly. When responses from such questionnaires are put into a computer, Burke runs a cleaning program that checks for completeness and logic. कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं जब डाटा एंट्री करने के बाद कि क्या आया क्वेश्चनर जो है वो कंप्लीट है और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लॉजिकल हैं।
लॉजिकल से मुराद हमने थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस की कि एक शख्स अपने क्वेश्चनर में कहता है कि जी मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास मंथली मेरी इनकम इतनी ज़्यादा है, इतने लाख मेरी मंथली इनकम। फिर आगे एक आप पूछते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर से सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब में वो लिखता है कि बिल बहुत ज़्यादा आता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों रिस्पॉन्सेज जो हैं दे आर इनकंसिस्टेंट, मैच नहीं करते आपस में। These small errors can be costly. When responses from such questionnaires are put into a computer, Burke runs a cleaning program that checks for completeness and logic. Discrepancies are identified and checked by the tabulation supervisors. Once the errors are identified, appropriate corrective action is taken before data analysis is carried out. Burke has found that this procedure substantially increases the quality of statistical results. क्या है हमारा कोडिंग के बाद जब हम उसे डाटा एंट्री करते हैं, तो उस वक्त जब हम डाटा की क्लीनिंग करते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन चेक करते हैं, हम देखते हैं एरर्स, देखते हैं, ढूंढते हैं और उनको हम उनके रेमेडियल मेजर्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा डाटा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, हमारे रिस्पॉन्सेज ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, हमारा एनालिसिस अच्छा होगा, हमारा रिजल्ट कंक्लूजन बेहतर आएगा। Questionnaire checking. The initial step in questionnaire checking involves a check of all questionnaires for completeness and interviewing quality. Questionnaire checking क्या है? Initial step in questionnaire checking involves a check of all questionnaires for completeness and interviewing quality. एक तो ये कि questionnaire complete होना चाहिए, फिर उसके responses जो ठीक होने चाहिए, consistent होने चाहिए. Often these checks are made while field work is still underway. जैसे जैसे क्वेश्चनर्स आते रहते हैं, आते जाते हैं, फिल हो रहे हैं, हम क्वेश्चनर्स मंगवा के चेक करते रहते हैं ताकि उसमें कोई गलती या कोई रिस्पांस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम फील्ड टीम को इन्फॉर्म कर सकें और उसे ठीक करा सकें, या उसी क्वेश्चनर को हम दोबारा फिल करा सकें, ये रिस्पांस ठीक करा सकें. A questionnaire returned from the field may be unacceptable for several reasons. A questionnaire returned from the field, एक questionnaire जो कि एक respondent से fill होके आया है, वो किन वजूहात की वजह से unacceptable हो सकता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं हो सकता. पहली वजह तो ये हो सकती है कि वो कुछ sections या कुछ parts उसने fill किए हैं, कुछ किए नहीं, incomplete है. दूसरी वजह हो सकती है patterns of responses indicate the respondent did not understand and follow the instructions. क्वेश्चनर की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो रिस्पोंडेंट ने फॉलो नहीं की, फॉलो करने का तरीका गलत था. फिजिकली इनकम्प्लीट, पेजेस मिसिंग हैं, बीच में से कागजी काम है. रिसीव्ड आफ्टर प्री एस्टेब्लिश कट ऑफ डेट, हमने कट ऑफ डेट रखी थी कि इस डेट तक हमारे पास 5 तारीख तक सब क्वेश्चनर्स आ जाने चाहिए, लेकिन वो हमें रिसीव होता है 10-11 तारीख को. आंसर्ड बाय समवन who does not qualify for participation, किसी ऐसे शख्स ने उसको फेल किया, ऐसे रिस्पोंडेंट ने फेल किया जो कि हमारे क्राइटेरिया पे ही पूरा नहीं आता, पार्टिसिपेटरी क्राइटेरिया जो है उसको क्वालिफाई नहीं करता. हमने ये क्वेश्चनर पूछना था एक मिडिल इनकम ग्रुप वाले इंडिविजुअल से, एक और फेल की हमें रिस्पांस आया एक हायर इनकम ग्रुप वाले इंडिविजुअल ने रिस्पांस दिया, तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहा. नाउ एडिटिंग क्या होती है? अ रिव्यू ऑफ द क्वेश्चनर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ द कलेक्टेड डाटा. एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ द कलेक्टेड डाटा. हम एक दफ़ा क्वेश्चनर का रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, सारा चेक क्रिटिकली देखते हैं कि उसके अंदर जो डाटा है, जो रिस्पॉन्सेज हैं, आया वो ठीक हैं, प्रॉपर हैं. एग्जाम्पल उसकी इस तरह देखते हैं हम, रिस्पॉन्सेज में बी इलिजिबल इफ पुअरली रिकॉर्डेड.
हो सकता है कि वो आंसर्स जो हैं वो आधा आधा जवाब दियो, आधा जवाब ही ना दियो। Now, treatment of unsatisfactory responses. हम अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज को कैसे ठीक करते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं? 3 यूजुअल वेज हैं, 3 मेजर्स हैं जो कि हम यूजुअली करते होते हैं। 3 किस्म की ट्रीटमेंट्स होती हैं। ट्रीटमेंट्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम यूजुअली 3 ये चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली है रिटर्निंग टू द फील्ड। क्वेश्चनर आया, उसमें कुछ गड़बड़ है या मसला है, आप वापस फील्ड में उसे भेज देते हैं कि दोबारा फिल करा के दें उसी रिस्पॉन्डेंट से। असाइनिंग द मिसिंग वैल्यू, कोई बीच में वैल्यू मिस थी, आपने देखा, बाकी रिस्पॉन्सेस की बेस पे आपने उसको भी फिल कर दिया। डिस्कार्डिंग अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्डेंट्स, या जो क्वेश्चन है ठीक फिल नहीं हुआ, वो गलत है, आपने उसको फेंक दिया। 3 तरीके हैं, या तो वापस भेज देंगे। हम किस चीज़ के 3 तरीके की बात करें? ट्रीटमेंट किसकी करें? अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स विच इज नॉट अप टू द मार्क। पहला तरीका ये है कि या तो वापस हम भेज दें, दोबारा फिल करा लें। दूसरा तरीका ये है हम उसको खुद ठीक कर लें। तीसरा तरीका ये है कि छोड़ दें, फेंक दें उसे। रिटर्निंग टू द फील्ड, unsatisfactory response may be returned to the field where interviewers recontact the respondents. अभी हमने बात की unsatisfactory response है, response is not up to the mark, हम उसको वापस भिजवा देते हैं फील्ड में और अपने इन्यूमरेटर को कहते हैं कि जिस इंडिविजुअल से, जिस रिस्पोंडेंट से आपने क्वेश्चनर फिल कराया था उसी के पास दोबारा ले जाओ, उसे कहें कि जी ये इसको दोबारा फिल कर दें, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसमें गलतियाँ हैं। This approach is particularly attractive for business and industrial marketing surveys because of small sample size. Business और industrial marketing जो surveys होते हैं उनका sample size small होता है, 20, 25, 30, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। 5000 का sample size हो तो आपको 500 क्वेश्चनर्स भी आपने वापस भेजे, उन्हीं लोगों को दोबारा से ट्रेस करना, उन्हीं रिस्पोंडेंट्स का दोबारा इंटरव्यू करना, दिस इज सच अ डिफिकल्ट टास्क कि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो व्हाई रिटर्निंग टू द फील्ड इज अट्रैक्टिव ऑप्शन? बिकॉज बिजनेस और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सैंपल साइज छोटा होता है, रिस्पोंडेंट्स कम होते हैं। Assigning missing value. If the previous remedy is not feasible, अगर हमने वापस फील्ड में भेजना मुमकिन ना हो, फिर हम क्या करते हैं? Then editor may assign missing value to the unsatisfactory response. क्या करते हैं कि अगर कोई सेक्शन फिल नहीं हुआ या कोई सेक्शन गलत फिल हुआ है, पहली चीज़ तो ये कि वापस फील्ड में भेजें, उसी रिस्पोंडेंट के पास कैसे दोबारा फिल करें। दूसरी बात क्या है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, वापस फील्ड में नहीं भेजा जा सकता, फिर हम बाकी उसके रिस्पॉन्सेस को देखते हुए उसे या तो करेक्ट कर देते हैं या उसको फिल कर देते हैं। एक क्वेश्चनर की थीम होती है कि वो उसके हमें देख के पता चल जाता है, क्वेश्चनर्स के बाकी रिस्पॉन्सेस पढ़ के, कि वो शख्स क्या चाहता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी परसेप्शन इस प्रॉब्लम या इस एरिया में ये इस तरह की है। तो उसी पे बेस करके हम वी कैन मेक अ हंच और वी कैन प्रिडिक्ट कि इस सवाल का जवाब वो इस तरह से देता। This approach is desirable if the number of respondents with unsatisfactory responses is small. अगर तो unsatisfactory responses थोड़े हैं फिर तो हम इसको employ करते हैं, या the proportion of unsatisfactory responses for each of these respondents is small. कि क्वेश्चनर है उसके अंदर एक कोई सेक्शन है या एक सवाल का जवाब है या 2 का या 3 का जवाब है जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री और बाकी ठीक है,
फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम एक दो सवालों के जवाब ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, उसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खुद फिल करें। The variables with unsatisfactory responses are not key variables. This is very important. इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं कि जिस सवाल का जवाब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उस सवाल जो है वो ऐसा की वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हमारी स्टडी का की वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अदर वेरिएबल तो हो सकता है और कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन अगर मेन प्रॉब्लम का जवाब का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वो आपका एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। उसके लिए तो आपको रियल फैक्ट ही चाहिए। डिस्कार्डिंग अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पोंडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया। द रिस्पोंडेंट्स विद अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज आर सिंपली डिस्कार्डेड। दिस अप्रोच में हैव मेरिट। The number of respondents with unsatisfactory responses are small. वही बात, थोड़े लोग हैं तो हम फेंक सकते हैं क्वेश्चनर, उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चनर अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पांस के साथ हैं, हम सारे के सारे डिस्कार्ड करते तो हमारा सैम्पल साइज़ ही कुछ नहीं रह जाएगा। सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज है, तो उसमें से थोड़े से हम डिस्कार्ड भी करते हैं तो ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। The unsatisfactory respondents do not differ from the satisfactory respondents in obvious ways. For example, demographic. मतलब कि जो unsatisfactory responses जिन respondents से आए हैं और जिनसे satisfactory आए हैं, वो दोनों एक ही तरह के, एक ही डेमोग्राफी, एक ही टाइप के respondents होने चाहिए। हाई इनकम ग्रुप के हैं तो वो भी दोनों हाई इनकम ग्रुप के होने चाहिए, दोनों किसी पोश एरिया में रहते, दोनों पोश एरिया में रहने चाहिए। Now, the proportion of unsatisfactory responses for each of these respondents is large. Respondents on key variables are missing. हमने भी पहले बात की थी जब हम नंबर असाइनिंग की बात कर रहे थे कि हम वो सवाल का जवाब प्रेडिक्ट करके फिल कर देते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं, लेकिन उस सूरत में करते हैं अगर वो की वेरिएबल ना हो। अगर वो की वेरिएबल है फिर तो वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हम फिर अपना क्वेश्चनर जो है वो डिस्कार्ड ही करेंगे। नाउ कोडिंग, कोडिंग क्या होती है जी? द असाइनमेंट ऑफ अ कोड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन along with the data record and column position that code will occupy. The assignment of a code to represent a specific response. सवाल था आप शादीशुदा हैं, जवाब है जी हाँ। जी हाँ या यस का क्या कोड है? 1. स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जी हाँ, कोड इज स्पेसिफिक with the data record and column position that the code will occupy. If the questionnaires contain only structured questions or very few unstructured questions, it is pre-coded. Pre-coding क्या होती है जी? Pre-coding ये होती है जब हमने क्वेश्चनर डेवलप किया, हम उसी वक्त हर सवाल की कोडिंग कर लेते हैं कि इसका अगर रिस्पांस ये आया तो ये कोड है, अगर ये आया तो ये कोड है। ये सिर्फ पॉसिबल है किस सूरत में? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो क्लोज एंडेड होते हैं, जिनका जवाब स्पेसिफाइड होता है। आप शादीशुदा हैं, एक सवाल है, इसका 2 जवाब हमने स्पेसिफाई किए हैं, यस नो। तीसरा भी हमने अगर एक और उसमें ऑप्शन छोड़ दी अदर की, हो सकता है आप डाइवोर्स्ड हों, एक तीसरी ऑप्शन आगे डाइवोर्स्ड की, तो वो यस या नो तो होंगे हमारे स्ट्रक्चर्ड। अगर हमने तीसरी ऑप्शन भी दे दी तो वो डाइवोर्स्ड की या कोई और इस तरह की दे दी तो वो क्या होगी? अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड जो जब तक क्वेश्चनर आपके सामने नहीं है, आप उसके आंसर को कोड नहीं कर सकते। प्री कोडिंग क्या हुई? आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर था, आपने
क्वेश्चनर फील्ड में भेजने से पहले इसकी कोडिंग कर ली। दिस मीन्स दैट द कोड्स आर असाइंड बिफोर फील्ड वर्क इज कंडक्टेड। वही बात जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। The respondent's code and the following should appear on each record in the data. अब हम बात करें कोडिंग की, क्वेश्चनर्स की कोडिंग कैसे करते हैं। The respondent's code and the following should appear on each record in the data. डाटा सेट्स हैं, हम जब डाटा एंट्री करते हैं डाटा सेट्स बनाते हैं, हम हर रेस्पोंडेंट को भी एक कोड देते हैं। ज़हीरुद्दीन एक शख्स है, वो उसकी उम्र 27 साल है। अब हमने जब इसको कोडिंग करनी है, ज़हीरुद्दीन को हमने सीरियल नंबर 1 दे दिया, कोड 1 हो गया। 27 साल की हमने एक ब्रैकेट बनाई हुई है 25 से 30 वाली, उसे हम कहते हैं, उसको हमने कोड दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। पहला कोड हो गया 1, दूसरा हो गया 3। फिर प्रोजेक्ट कोड, ये इस स्टडी का भी एक कोड होगा, जो रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं वो हम कोड लिखेंगे। इंटरव्यू का, अब 6 इंटरव्यूज़ हैं, अब उसमें हर इंटरव्यू को हमने एक कोड दिया हुआ है। मेरा कोड जो है वो 4 है, तो 4 मेंशन करेंगे कि ताकि पता चल सके किसने इंटरव्यू किया था, डेट एंड टाइम, किस दिन हुआ, किस टाइम पे हुआ। वैलिडेशन कोड, वैलिडेशन कोड्स के हमने उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए जो कोड्स असाइन किए हुए हैं क्वेश्चनर को। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस की, फिक्स्ड फील्ड कोड्स। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच रिस्पोंडेंट इज द सेम एंड द सेम डेटा अपीयर्स इन द सेम कॉलम्स फॉर ऑल द रिस्पोंडेंट। जैसे फिक्स्ड फील्ड कोड्स क्या होते हैं? इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच रिस्पोंडेंट इज द सेम, कि हर फिक्स फील्ड कोड्स होते हैं कि हर रिस्पोंडेंट के लिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में आ जाता है जेंडर, एज, और उसके अलावा जितने हमने क्वेश्चंस उससे पूछे, 20 सवाल पूछे तो 20 के 20 आ गए। अब ये 50 रिस्पोंडेंट्स हैं, उन 50 रिस्पोंडेंट्स के लिए 20 और 5 25 सवाल एक ही सेम सवाल हैं, तो ये क्या होगा? फिक्स्ड फील्ड है। तो ये 25 सवाल हर रिस्पोंडेंट से पूछे हैं हमने। और इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से भी देखते हैं, डू यू हैव अ करेंटली वैलिड पासपोर्ट, येस और नो। येस 1 है, नो 2 है। तो दीज आर फिक्स्ड कोड्स। 1 आएगा तो येस ही होगा, 2 आएगा तो नो ही है। अब हम एक और टाइप ऑफ फिक्स्ड कोड्स भी देखते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। Which accounts do you have at this bank? एक एग्जाम्पल ली हुई है एक बैंक की। एक बैंक है, उसमें आपके किस तरह के और कितने अकाउंट्स हैं। अब इसके आगे कोड्स भी लिखे हुए हैं। अब अगर आप कहते हैं मेरा रेगुलर सेविंग अकाउंट है, आप रेगुलर सेविंग अकाउंट को चेक कर देते हैं तो उस 162 कोड है। इसी तरह अगर आप कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट भी मैंने एक्वायर की हुई है तो 167 है। तो आप जब इसकी डाटा एंट्री करेंगे तो आप रिस्पोंडेंट के नाम के आगे लिखेंगे कि ये इस सवाल में इसके ऊपर 162 या 167 अप्लाई होता है, बाकी चेक नहीं किए हुए, बाकी अप्लाई नहीं होते। सो दिस इज हाउ द कोडिंग इज डन। और हम कोडिंग जब करते हैं, कोडिंग के लिए हमें कोड बुक डेवलप कर लेते हैं। कोड बुक क्या होती है? एक गाइड होती है जिसमें हमने अपनी सारी कोडिंग स्ट्रैटेजी या हमने उसमें लिखा होता है कि हमारा इस चीज़ का ये कोड है, इस चीज़ का ये कोड है, इस चीज़ का ये कोड, डिफाइन किया होता है अपनी कोडिंग को। A book containing coding instructions and the necessary information about the variables in the dataset is called code book. Very simple. ये एक कोड बुक की एग्जाम्पल है। इस तरह की कोड बुक होती है। कॉलम नंबर को आप क्या कह सकते हैं? हमारा सीरियल नंबर भी होता है, जिसको हम कुछ केसेस में रिस्पोंडेंट नंबर भी कहते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? अब पहला वेरिएबल था रिस्पोंडेंट का नाम आ गया, वेरिएबल की आईडी आ गई, नेम उसका आईडी हो गया। क्वेश्चंस क्या थे? 1 to 20 एज कोडेड।
1 to 20 का मतलब है 20 सैंपल हमारा 20 का था, 20 रिस्पोंडेंट्स थे। नंबर 2 पे क्या आ गया, वेरिएबल नंबर 2 इज प्रेफरेंस, उसमें थे एक सवाल था, उसका जवाब 1 इज वीक परफॉर्मेंस, 7 इज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। तो इसमें से 1 to 7 की रेंज है, इसमें से कोई भी एक जवाब हो सकता है। इसी तरह क्वालिटी क्वांटिटी का 1 to 7 की रेंज, इसमें कोई भी एक जवाब होगा। इसी एग्जाम्पल को हम आगे फर्दर भी देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट, ये जो लास्ट अभी हमने एग्जाम्पल ये डिस्कस की कोड बुक की, इसको अभी हम यूज़ करेंगे आगे फाइल डेवलपिंग में भी। उससे पहले हम डेवलपिंग अ डाटा फाइल उसको देखते हैं वो क्या होता है। द कोड फॉर अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन includes an indication of the column position and data record or row it will occupy. The code for a response to a question includes an indication of the column position and data record or row it will occupy. Excel sheet rows and columns में होती है, spreadsheet जिसे हम कहते हैं। हम अपनी डाटा एंट्री किस में करते हैं, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट्स पे करते हैं। एक कॉलम होता है, एक रो होती है, और वो जो एक पोजीशन एक एंट्री ने एक्वायर की है वो हम 7th कॉलम 5th रो में, और ये सेल है, वो जो सेल पोजीशन है उसे क्या कहते हैं हमारा, दैट इज द डाटा। जितना ग्रुप ऑफ डाटा सेट्स बनते जाते हैं उतना हमारा सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। एक फील्ड है हमारी, अ फील्ड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वेरिएबल ऑन एन आइटम ऑन ऑफ डाटा। एक सेल जो है वो एक वेरिएबल को या सिंगल आइटम को भी रिप्रेजेंट करता है। अ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, और ये जो हमने बात की कि ये आइटम है, एक वेरिएबल है, इसे हम एक फील्ड कहते हैं, और सेट ऑफ फील्ड्स बन जाए तो ये रिकॉर्ड बन जाता है। Data files are sets of record, generally data from all the respondents in a study that are grouped together for storage in the computer. क्या कहता है, डाटा फाइल्स आर सेट्स ऑफ रिकॉर्ड। ये डाटा फाइल क्या होती है, हमने बात की थी सेल्स की बात की थी, ये क्या बनाते हैं, डाटा फाइल बनाते हैं, डाटा सेट्स बनते हैं। फील्ड्स बेसिकली कहलाती हैं, ये जो सेल होता है ये फील्ड कहलाती है। ये मिलके क्या बनाती हैं, रिकॉर्ड बनाती हैं, और सेट ऑफ रिकॉर्ड एक फाइल होती है। A spreadsheet program such as Excel is used to enter data. मोस्टली हम डाटा एंट्री एक्सेल पे करते हैं। उसका क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है? हम क्योंकि नॉर्मली जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, SPSS यूज़ करते हैं, ईव यूज़ करते हैं, ट्रेड डाटा तो गैम्स करते हैं ट्रेड मॉडलिंग के लिए। तो अगर जब हम SPSS यूज़ करते हैं तो हम SPSS पे एंट्री क्यों नहीं करते डाटा एंट्री? हम SPSS पे डाटा एंट्री इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्सेल पे डाटा एंट्री करना इंतहाई आसान है, और ये जितने स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे के सारे एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। सो एक दफ़ा आपने डाटा एंट्री एक्सेल पे कर ली, आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं SPSS में, और वहाँ जाकर एनालिसिस कर लेते हैं। केस एग्जाम्पल अगर हम देखें, data from a pre-test sample of 20 respondents on preferences for restaurants. Each respondent was asked to rate preference to eat in a familiar restaurant. 1 week 7 strong. एक केस एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं, 20 रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, प्री टेस्ट कर रहे हैं। क्या प्री टेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, हम प्रेफरेंस पूछ रहे हैं उनसे ओवर अदर रेस्टोरेंट्स, एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की, और प्रेफरेंस को हमने रेट किया, किस तरह किया, किस स्केल पे किया, 7 स्ट्रॉन्ग है, 1 इज वीक। रेट रेस्टोरेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शंस, वैल्यू एंड सर्विस, ये भी 1 to 7 के ऊपर हम देख रहे हैं। फिर हम इनकम भी देख रहे हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम वॉज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एंड कोडेड। वो कोडिंग हमने कैसे की, 20,000 से कम है तो 1,
अगर 20,000 और 35,000 के दरमियान है तो 2, 35 से 50 है तो 3, 50 से लेके 75 है तो 4 एंड सो ऑन 100,000 एंड मोर भी है इसके अंदर 6। नाउ अब हमारे पास इस तरह के टेबल डेवलप हो जाता है जिसमें हमारे रिस्पोंडेंट्स कितने थे 20। हर रिस्पोंडेंट को हमने आईडी नंबर किस तरह से दिए, सीरियल नंबर के थ्रू, जिसका पहला इंटरव्यू किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। अब आप देखें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आईडी में आप देखते हैं नंबर 1 पहला रिस्पोंडेंट, उसकी प्रेफरेंस क्या थी, 1 इज वीक 7 इज स्ट्रॉन्ग। उसकी वीक प्रेफरेंस, उसने 2 कहा, उसने कहा जी वेरी वीक और वीक। अब वीक जो था वो 2 था, उसने कहा जो 2 है वीक, उसने जवाब वीक दिया तो हमने उसको कोड किया 2। क्वालिटी पे भी उसने कहा 2, 1 वॉज पुअर 7 वॉज एक्सेलेंट, उसने उसमें भी पुअर क्वालिटी कही। क्वांटिटी भी उसने कहा कि इनसफिशिएंट है 3 है, वैल्यू भी 1 है, सर्विस इनकम उसकी 6 है, 1 लाख से ज़्यादा। फिर हमने इसी तरह 10 पे देख लें, रिस्पोंडेंट नंबर 10 को हमने आईडी दिया, कोड दिया 10, प्रेफरेंस उसकी थी क्या, रेस्टोरेंट के बारे में 2 से मुराद क्या है, 2 से मुराद है वीक। उसके बाद 3 क्वालिटी 3 है, 3 का मतलब है 3 भी वीक क्वालिटी है। क्वांटिटी इनसफिशिएंट है 2। वैल्यू उसने कहा कि जी नॉट गुड, नॉट गुड को हमने कोड किया था 2। सर्विस उसने कहा सर्विस इज ऑल्सो नॉट गुड 2। फिर उसने कहा था कि 1 लाख से कम मेरी तनख्वाह है, तो हमने इनकम ग्रुप 5 में उसे लाई किया। तो दिस इज हाउ कोडिंग ऑफ अ क्वेश्चनर इज डन। क्वेश्चनर ले लेते हैं, उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्सेस क्वेश्चनर के ऊपर दिए होते हैं, टिक करने होते हैं या सर्कल करने होते हैं। 5 रिस्पॉन्सेज हैं। पहला है वेरी वीक और वेरी स्ट्रॉन्ग, बीच में बाकी 3 लाए करते हैं। वेरी वीक को हम कोड दे देते हैं 1, वेरी स्ट्रॉन्ग को दे देते हैं 2, वेरी स्ट्रॉन्ग को 5 दे देते हैं। अब 1 और 5, अब जब हम कोडिंग करेंगे, अगर एक शख्स कहता है कि उसका जवाब है वीक, वेरी वीक है, तो इसका मतलब उसका कोड है 1, तो हम डेटा एंट्री करेंगे 1। रिस्पोंडेंट का सीरियल नंबर क्या है 10, उसका हमने एंट्री की 10, उसको हमने कोड दे दिया रिस्पोंडेंट को 10। रिस्पोंडेंट का हम डेटा एनालिसिस में नाम तो यूज़ नहीं करते, हम कोड यूज़ करते हैं कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 10 था। सो हम ये सारा का सारा डेटा जो है इसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू मैथमेटिकल टर्म्स। नाउ ट्रांसक्राइबिंग, it is another concept, very simple, though the word is a little difficult. It involves transferring the coding data from the questionnaires or coding sheets onto disk or directly into computers by key punching or any other means. Data entry भी कहते हैं हम transcribing को, मतलब transferring the coding data, हमने क्वेश्चनर लिया, उसका डाटा को कोड किया, कोड करके अब हमने कंप्यूटर में एंट्री करनी है। हम पिछली एक स्लाइड पे जाके देखते हैं, ये सारी हमने कंप्यूटर पे एंट्री की हुई है, हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट पे एंट्री की हुई है। अब ये जो एंट्री है इसे क्या कहते हैं, डाटा एंट्री भी कहते हैं, ट्रांसक्राइबिंग भी कहते हैं। नाउ रॉ डाटा ट्रांसक्राइबिंग के तरीके, what are the ways of transcribing? Initially we have raw data, हमारे पास डाटा है which is raw data का मतलब है जो कि अभी कोडिंग नहीं हुई, हमने पहले कोड किया, उसे क्वेश्चनर्स लिए, कोड किया, कोड करके उसके बाद हमने उसका एनालिसिस, जब तक वो डाटा एंट्री नहीं होगी उसके एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस होगा, तो जब तक एनालिसिस नहीं होता वो क्या कहलाएगा, रॉ डाटा कहलाएगा। अब उसके कितने तरीके हैं एंट्री के। एंट्री का पहला तरीका है CATI या CAPI, कैटी या कैपी। कैटी या कैपी होता है
थ्रू इंटरनेट या थ्रू अ सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं इसे, डाटा एंट्री करते हैं तो कैटी या कैपी कहलाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर एक है की पंचिंग, CRT टर्मिनल। की पंचिंग का मतलब आपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने कीबोर्ड से आपने एंट्री की, डाटा एंट्री की। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, आपने क्वेश्चनर स्कैन कर लिए और सॉफ्टवेयर से रीड कर लिया उन्हें, सॉफ्टवेयर ने आपको रीड करके दे दिया कि इस क्वेश्चनर का ये आंसर है, ये कोडिंग है, उसने आपको डाटा डेवलप कर दिया। या और कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी आपने यूज़ कर ली है, बार कोडिंग। आजकल बार कोडिंग इज़ वेरी फेमस नाउ। बार कोडिंग में आपने हर रिस्पॉन्स को एक बार कोड दे दिए। अब वो स्कैनर के नीचे से एक दफ़ा क्वेश्चनर आप गुजारते हैं, ऑटोमेटिकली जो उसके ऊपर फिल सेक्शन होता है वो सारा का सारा एज इट इज़ रीड कर लेता है। और अदर टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी हैं। इन सारों से क्या होता है, ये सारे तरीके किस चीज़ के हैं? डाटा एंट्री के, ट्रांसक्राइबिंग के। और ये सारा डाटा एंटर होके कहाँ जाता? कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है, डिस्केट पे जाता है, डिस्क है, सीडीज़ हैं जिस पे हम, या और हार्ड डिस्क है जिसके ऊपर हम इसे स्टोर करते हैं। और जब हम इसे स्टोर करते हैं तो इस डाटा को हम क्या कहते हैं? इस डाटा को हम कहते हैं ट्रांसक्राइब्ड डाटा। ट्रांसक्राइब्ड डाटा। एक दफा फिर हम देखते हैं, ये आपके सामने जो प्रोसेस है, व्हाट दिस प्रोसेस इज अबाउट, ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग कैसे करते हैं, उसके तरीके क्या हैं? रॉ डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। रॉ डाटा वो होता है जिस पर अभी हमने एनालिसिस नहीं किया। रॉ डाटा लेके हम क्या करते हैं, कैटी या कैपी टेक्निक्स है, इनके थ्रू हम डाटा एंट्री कर लेते हैं, या सिंपली हम की पंचिंग कर लेते हैं। हम अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठ के कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंट्री कर लेते हैं, 1 2 1 इस तरह से कर लेते हैं। उसमें फिर ये कि की पंचिंग एरर्स का भी ख़तरा रहता है कि हमने टाइप 1 करना था, गलती से 2 प्रेस हो गया, आपने क्वेश्चन जल्दी में कर रहे हैं। फिर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन है कि क्वेश्चनर्स आपने स्कैन कर लिए और सॉफ्टवेयर ने रीड करके आपको बता दिया कि व्हाट इज़ योर डाटा, आपका क्या डाटा है, कितने येस हैं, कितने नो हैं। ये भी एक तरीका है। उसके अलावा और बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। बार कोडिंग है। बार कोडिंग के ऊपर हर क्वेश्चनर को आप एक बार कोड असाइन कर देते हैं, हर रिस्पॉन्स को एक बार कोड असाइन कर देते हैं। स्कैनर, ऑप्टिकल जो स्कैनर है, उसके जैसे उसके नीचे से उसके सामने से आप गुजारते हैं अपना क्वेश्चनर, तो वो आपका एग्जैक्टली रीड कर लेता है कि इस रिस्पॉन्स का ये जवाब है, इस रिस्पॉन्स का ये कोड है और इस ये डेट एंट्री है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और इन सारे तरीकों का आउटकम क्या निकलता है, कहाँ जाता है ये डाटा एंटर होके? आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, सीडीज़ में आप सेव करते हैं। और वो जो सेव हुआ हुआ एक सीडी में एक डाटा फाइल बनी हुई है, उस डाटा फाइल को आप क्या कहेंगे? या एक हार्ड डिस्क में कंप्यूटर की जो डाटा फाइल है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप ट्रांसक्राइब्ड डाटा, जो कोडिंग हो के आपके पास डाटा की फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसे ट्रांसक्राइब्ड डाटा कहते हैं। नाउ डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग क्या होती है? हमने थोड़ी देर पहले इस पे बात की थी। डाटा क्लीनिंग, थॉरो एंड एक्सटेंसिव चेक फॉर कंसिस्टेंसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेस। डाटा क्लीनिंग कब होती है? ट्रांसक्राइबिंग, जब हमने डाटा एंट्री हो जाती, उसके बाद हम चेक करते हैं कि आया जो रिस्पॉन्सेज हैं आपस में इनकंसिस्टेंट हैं। अगर नहीं है तो हम उसके लिए कोई रेमेडी मेजर हम अडॉप्ट करते हैं। और क्या करते हैं? मिसिंग रिस्पॉन्सेस, कि कोई रिस्पॉन्स बीच में से मिस हो गया है तो उसको हम देखते हैं कि उसका हमने क्या रेमेडियल मेजर लेना है। इसे कहते हैं डाटा क्लीनिंग। कंसिस्टेंसी चेक्स, a part of the data cleaning process that identifies data that are out of range, logically inconsistent, or have extreme values. Data with values not defined by a coding scheme are inadmissible.
कंसिस्टेंसी चेक में हम क्या देखते हैं, अगर हमारा स्केल था 1 to 5, एक वैल्यू आ गई 6, तो उसका मतलब है 6 डज नॉट लाई एनीवेयर। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी देखते हैं कि आप हर सवाल का वो क्या रिस्पांस दे रहा है। अगर वो कह रहा है मैं एक अमीर आदमी हूँ, तो उसका मतलब है कोई बिल भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का पे कर सकता है, टैक्स भी देता होगा। इसके अलावा एंड पे कहता है डेटा विद वैल्यूज नॉट डिफाइंड बाय द कोडिंग स्कीम आर इनएडमिसिबल। कोडिंग स्कीम में अगर हमने डेटा को डिवाइड किया हुआ 1 to 6 और रिस्पॉन्स आ जाता है 7, तो वो डेटा इनवैलिड हो जाता। एग्जाम्पल, responses can be logically inconsistent in various ways. A respondent may indicate that she charges long distance calls through a calling card, although she does not have one. वो कहती है, एग्जाम्पल क्या है इनकंसिस्टेंसी की, उसने शुरू में बताया कि मैं कॉल करती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, दूसरे शहर या दूसरे मुल्क कॉल करती हूँ कॉलिंग कार्ड के थ्रू। एंड पे आके उसने कहा कि मेरे पास तो कॉलिंग कार्ड ही नहीं है, या मुझे कॉलिंग कार्ड यूज ही नहीं करना आता। तो दोनों जो डेटाज हैं, दोनों डेटा सेट्स हैं, दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों में वेरिएंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। Another example, a respondent reports both unfamiliarity with and frequent usage of the same product. पहले वो कहता है अपने एक ही क्वेश्चनर में वो एक रिस्पांस देता है कि टैबलेट पीसीज आर वेरी गुड, मुझे बड़े पसंद हैं और मैं बहुत सारा अपना काम टैबलेट पीसी पे करता हूँ। फिर फर्दर आगे क्वेश्चनर में एक सवाल आया कि आपको टैबलेट पीसी यूज़ करना आता है, तो वो उसका जवाब देता नहीं, हालांकि उसने पहले मेंशन किया कि टैबलेट पीसी पे मैं अपना बहुत सारा काम करता हूँ टैबलेट कंप्यूटर पे। फिर आगे कहता है मुझे तो यूज़ ही नहीं करना आता। तो दोनों रिस्पॉन्सेज में इनकंसिस्टेंसी, अगर यूज़ नहीं करना आता तो काम कैसे करता है, अगर काम करता है तो उसका मतलब यूज़ करना आता। दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के हमने सेशन में देखा, हम एक क्विक सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस सेशन में मेन टॉपिक्स क्या पढ़े। पहला हमने देखा प्रिपरेशन और डेटा प्रोसेस। डेटा का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, उसमें हमने देखा क्वेश्चनर्स फील्ड से फिल होके वापस आए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उसका क्वेश्चनर्स की चेकिंग होती है। चेकिंग किस चीज़ की होती है कि आया कंप्लीट है और उसमें इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। फिर क्वेश्चनर्स एक दफ़ा जब चेक हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्या होता है, फिर उसके हमने रेमेडियल मेजर्स भी देखे। इन केस 3 तरह की हमने सिचुएशंस देखी। क्वेश्चनर फिल होके आया, रिस्पोंडेंट ने भेजा, लेकिन वो क्वेश्चनर का रिस्पांस ठीक नहीं था। हम फिर क्या करते हैं, वापस भिजवा देते हैं रिस्पोंडेंट को कि इसे दोबारा फिल कर दें। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर उसका बाकी क्वेश्चनर उसने सारा फिल किया हुआ, उसका थीम और उसकी परसेप्शन देख के हम उस सवाल का जवाब खुद फिल कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। लेकिन हम वो उस सूरत में करते हैं अगर वो सवाल की वेरिएबल ना हो उस स्टडी में। अगर तो की वेरिएबल है फिर क्या करते हैं, फिर हम उस क्वेश्चनर को डिस्कार्ड कर देते हैं। 3 चीज़ें देखी। क्वेश्चनर्स फिल होके आ गए, कंसिस्टेंसी हमने चेक कर लिए, क्वेश्चनर्स चेकिंग हो गई। चेकिंग के बाद हम उसकी फिर कोडिंग करते हैं। कोडिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग हमने पहले मेजरमेंट के बेस पे हमने स्केलिंग की थी हर सवाल की।
अब हर सवाल का एक जवाब है, हमने उसे कहा हुआ या जवाब है वीक, वेरी वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, 4 जवाब हैं। अब हम हर एक जवाब को एक हम आईडी दे देते हैं। वेरी वीक जो है 1 है, वीक इज 2, स्ट्रॉन्ग इज 3, वेरी स्ट्रॉन्ग इज 4। अब अगर उसका रिस्पोंडेंट का जवाब है वेरी वीक तो हम कोड 1 एंटर करते हैं। इसी तरह रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर 20 रिस्पोंडेंट्स हैं उसको सीरियल वाइज हम हर रिस्पोंडेंट को एक आईडी दे देते हैं, उसको कोड कर देते हैं। ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, इसका पहले सवाल का जवाब 1 आया था, दूसरे का 2 था, तीसरे का 3 था। इस तरह हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के अंदर फिर हमने देखा कि कोडिंग करते वक्त कौन से एरर्स आते हैं। अच्छा, एरर्स हमने देखे, एरर्स की रेमेडी कैसे होती है हमने, उसके बाद फिर हमने डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री को ट्रांसक्राइबिंग भी कहते हैं। ट्रांसक्राइबिंग के हमने वेज देखे, तरीके, किन किन तरीके से हम अपने डाटा को की एंट्री कैसे हो सकती है। उसके बाद एडिटिंग का प्रोसेस देखा कि एडिटिंग का प्रोसेस हम कैसे करते हैं। हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है जिनके जवाब इनकंसिस्टेंट हैं, या जो एम्बिग्युइटी है या फिल्ड नहीं है, या उनको हम उनकी एडिटिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं डाटा फाइल कैसे जनरेट होती है, हमने सेल क्या होता है, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्स की बेस पे फील्ड्स हम बनाते हैं, सेट ऑफ फील्ड्स को हम क्या कहते हैं। फिर हम डाटा फाइल कैसे बनती है, रिलेटेड फील्ड्स जो हैं उनको हम रिस्पॉन्सेस के मिला के फिर हमारी कैसे डाटा फाइल कैसे बनती है, स्टोर कहाँ होती है, ये सारी बातें देखी। फिर हमने जब एक दफ़ा डाटा हमारा डेवलप हो गया तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था। कंसिस्टेंसी हमने ऐसे बाय एग्जांपल हमने ऐसे देखा था कि अगर एक सवाल का जवाब एक इंडिविजुअल ए देता है और फर्दर उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाए और उसका जवाब वो बी दे देता है तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। उसकी एग्जांपल हमने इस तरह से ली थी कि अगर एक शख्स कहता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरी सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं ये हैं। अब वो एक सवाल उससे पूछा गया कि आपका बिजली का बिल क्या बहुत ज़्यादा आता है, तो वो जवाब में कहता है हाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है और मेरे लिए देना बड़ा मुश्किल है। तो क्या इससे हमें पता चला अमीर आदमी, अगर अमीर आदमी है तो बिजली का बिल उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है बिजली का बिल देना मुश्किल है, तो फिर उसका मतलब वो अमीर आदमी नहीं है। या पहली रिस्पांस ठीक है या दूसरा रिस्पांस ठीक है। दीज आर इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज। इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि रिस्पॉन्सेज जो हैं आपस में कोरिलेट नहीं करते। That is now the end of this session. Thank you very much.